दर्शकबिन नमस्कार, म केबी गाउँले। म अहिले विशेष कार्यक्रमको लागि हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ, भारतबाट आउनुभएको छ अशोक भारती सर हुनुहुन्छ। उहाँ राष्ट्रिय दलित एवं आदिवासी महासङ्घ भारतको राष्ट्रिय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ भारतबाट आउनुभएको छ। भारतमा दलितहरूको स्थिति के छ त, यो विषयमा उहाँबाट हामीले जानकारी लिनको लागि र आम नेपालीहरूलाई सन्देश दिनको लागि हामीले यो उहाँको चाहिँ कार्यक्रमलाई उहाँले हामीले निम्त्याइरहेका छौँ। त्यसैको लागि हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ अध्यक्ष हुनुहुन्छ अशोक भारती सर हुनुहुन्छ। अध्यक्षलाई हाम्रो स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो कार्यक्रममा। स्वागत आपको। नमस्कार। हिन्दीबाट नै तपाईँहरू बिचमा हामी उहाँबाट अन्तर्वार्ता गर्न गइरहेका छौँ। आज मेरो हिन्दी पहिलो अन्तर्वार्ता पनि हो। हामीसँग गेस्ट हुनुहुन्छ भारती सर हुनुहुन्छ। आपको हमारे नेपाल में गावली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और नेपाल के तमाम आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मेरी बात सुनने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नेपाल में आए हुए कैसे लग रहा है आपको, ऐसे बात की? नेपाल में आना हमेशा ही अच्छा लगता है। अपने लोग हैं और ये तो केवल एक देशों के बीच की सीमाएं हैं, बाकी दिल तो हमारे एक जैसे हैं। अच्छा। और भारत और नेपाल का तो बहुत दोस्ती है, कल्चरल रिलेशन, बहुत प्रकार की दोस्ती है। आपको इस दोस्ती से कैसे ले रहे हैं आप, इस तरह की बात? मैं समझता हूँ कि भारत और नेपाल की दोस्ती जो है एक बहुत लंबी और बहुत ही मजबूत दोस्ती है। और जैसा कि आपने सही कहा कि हमारे बीच में सांस्कृतिक रिश्ते हैं, हमारे बीच में शादी ब्याह के भी रिश्ते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे घर में जो मेरे छोटे भाई की वाइफ है वो नेपाल से हैं। अच्छा। आपको पता हुआ कि आपके राजाओं की जो पत्नियां हैं वो भी भारत से आती रही हैं। अच्छा। तो हमारे बीच में तो आना जाना और एक दूसरे के शादी ब्याह में शामिल होना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होना, एक दूसरे के कार्यक्रमों में शामिल होना, ये हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा और हमारे जो संगठनों की आपसी समझ बहुत मजबूत रही है इस मामले में। और सरकारों के बीच में भी बहुत अच्छे संबंध हैं हमारे। जी सर, आप बहुत लंबी समय से आप सोशल चेंज करने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन और जाति विभेद चेंज करने के लिए, समाज में इक्वालिटी करने के लिए आप कई टाइम से आप मतलब फील्ड में लग रहे हैं। आप कम्युनिटी के बीच में आप स्टैंड है। तो भारत और नेपाल में विभेद के वजह से बात करने से विभेद कैसा है, डिफरेंट है? जैसे भारत और नेपाल में और मानवीय विभेद जो जातीय विभेद है, तो दलित कम्युनिटी में कई प्रकार के विभेद होते हैं, और भारत में कैसा प्रकार का विभेद है, और भारत और नेपाल के बीच में क्या है, कैसे आपके इवैल्यूएशन कैसे रहा है? देखिए, मेरी जो समझ है कि भारत जो है धीरे धीरे एक प्रगति करता हुआ देश है। हम 13 मई को दिल्ली में दलित राउंड टेबल करने वाले हैं, जिसमें हम देश भर के जो है करीब 60-70 दलित एक्टिविस्ट, दलित इंटेलेक्चुअल्स, दलित लीडर्स को बुला रहे हैं। और हम इस बात पे चर्चा करने वाले हैं कि हमारा मानना है कि पिछले 150 सालों में भारत के दलितों ने बहुत तरक्की की है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी सारी दिक्कतें, सारी परेशानियां, सारी समस्याएं हल हो गई हैं। लेकिन जब हम अपने 150 साल के आंदोलन का मूल्यांकन करते तो हमें लगता है कि हमने काफ़ी लंबी दूरी तय कर ली है। हमारे साथ होने वाले भेदभाव में कमी आई है, हमारे साथ होने वाले अत्याचारों में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हुए हैं, उस पर कार्रवाई ज़्यादा होती है। और मैं समझता हूँ कि आज़ादी से पहले दलित देश के शासन, प्रशासन, शिक्षा, इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड, कहीं पर भी उनकी मौजूदगी नहीं थी। और आज हम आज़ादी के 75 साल अभी हमने पूरे किए हैं, तो जिसको अमृतकाल कहा जा रहा है, हम लोगों ने देखा है कि इन 75 सालों में दलितों ने साक्षरता में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है। हमारे यहाँ जो है देश का शायद ही कोई ऐसा विभाग होगा जहाँ अब दलित वहाँ पर नौकरी ना करते हों। पुलिस हो, अच्छा, सभी दलित को नौकरी के लिए इन्वॉल्व है, वंचित नहीं है? अलग नहीं, मैं ये कहता हूँ कि अलग अलग मंत्रालयों में अलग अलग स्थिति है, पर
किसी न किसी लेवल पर दलितों का जो है हिस्सेदारी सरकारी नौकरियों में और यहाँ तक कि प्राइवेट नौकरियों में भी धीरे धीरे बढ़ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये एक संतोषजनक स्थिति है, क्योंकि कोई भी आंदोलन किसी भी स्थिति को अगर संतोषजनक मान लेगा तो फिर उसके लिए वो आगे प्रयास नहीं करेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें इस बात का संतोष है और खुशी भी है कि हमने पिछले आज़ादी के बाद भी और आज़ादी से पहले के भी समय में हमने काफ़ी संघर्ष किया है, और उस संघर्ष का नतीजा है कि आज दलित लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में पहुँचे हैं। और सरकारों के अंदर कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जिसमें दलितों के मंत्री नहीं हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। देश में करीब करीब 87 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट या दलित कम्युनिटी से आते हैं, और 1000 से ज़्यादा जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं। तो बहुत बड़ा रास्ता हमने तय किया है, लेकिन अभी बहुत लंबा रास्ता हमें तय करना है। अच्छा, वो अभी भी कम्युनिटी में इन्वॉल्व, राजनीति इन्वॉल्व जो है, सहभागिता कितना है परसेंट के हिसाब से? राजनीति सहभागिता, नेतृत्व में पहुंच, भारतीय दलितों को पहुंच कितना है? देखिए, ये तो हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज़ की मजबूरी है, क्योंकि हमारे देश में सुरक्षित स्थान है शेड्यूल कास्ट के लिए, दलितों के लिए सुरक्षित स्थान है, आदिवासियों के लिए भी सुरक्षित स्थान है, और उन सुरक्षित स्थान की वजह से हर पॉलिटिकल पार्टी को दलितों के नुमाइंदे खड़े करने पड़ते हैं। और उन सीटों पे कोई भी हारे, कोई भी पार्टी हारे, कोई भी जीते, लेकिन दलितों का नुमाइंदा तो वहाँ पर, दलितों के प्रतिनिधि तो जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, 87 लोकसभा में 87 राष्ट्रपति जनजाति आदिवासी से। हाँ, अभी जो आदिवासी महिला महामहिम हमारी देश की जो राष्ट्रपति हैं वो एक आदिवासी परिवार से आती हैं। पहले वो तो राज्यपाल भी थी, तो वो बड़ी और बहुत ही विद्वान विदुषी महिला हैं। तो मैं समझता हूँ कि दलितों ने और आदिवासियों ने काफ़ी रास्ते तय किए हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी दिक्कतें हैं। जी हाँ, भारती सर, और आपसे जानना चाहते हैं लोग, नेपाली दलित भी जानना चाहते हैं, तो नेपाल में राष्ट्रपति सुरक्षित, लेकिन कागज में लिखा हुआ है कि आदिवासी जनजाति, महिला, दलित को, इन लोगों को समावेशी करना चाहिए। लेकिन अभी दो बार हो गया, महिला राष्ट्रपति हुआ, विद्यादेवी भंडारी था, अभी पौडेल आ गया, और उसके बाद पहला कार्यकाल में मधेशिया नेतृत्व किया था। अभी दलित कास्ट से अभी राष्ट्रपति होने के लिए मतलब कोटा बारी है, अभी नहीं हुआ, अभी उनकी बारी नहीं आई, नेपाली दलित आएगी, चांस नहीं दिया। लेकिन इसमें क्या आपको कैसे लग रहा है, इसमें इवैल्यूएशन कैसे? देखिए, मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मेरी समझ है कि नेपाल में संसदीय प्रजातंत्र है, यही है ना, और हमारे देश में भी संसदीय प्रजातंत्र है। हमको ये समझना है कि संसदीय प्रजातंत्र में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो टाइटुलर हेड होते हैं, वो गणराज्य के प्रथम नागरिक और गणराज्य के प्रथम व्यक्ति होते हैं, और देश की सत्ता उनके नाम पे चलाई जाती है, लेकिन वो सत्ता नहीं चलाते। देश की सत्ता चलाने में जिम्मेदारी वहाँ की कैबिनेट की होती है, और कैबिनेट के जो मुखिया हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें ये समझना चाहिए कि राष्ट्रपति एक टाइटुलर है, एक सम्मान का पद है, और उसका बहुत महत्व है, क्योंकि आपको पता है आपके यहाँ तो राजतंत्र था, और गणराज्य होने का नाते यही होता है कि जो सर्वोच्च पद है उसका चुनाव होगा, वो पुश्तैनी नहीं होगा, वो चुनाव होगा उसका। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी दूरी है जो नेपाल ने भी तय की है, और मुझे लगता है इस बात के लिए नेपाल के तमाम नागरिकों को बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने यहाँ पर राजतंत्र के बाद एक संसदीय प्रजातंत्र गणराज्य तंत्र की स्थापना की है, और उसके लिए बहुत ही गर्व करने लायक, इसलिए आपको बहुत गर्व करना चाहिए। और अभी ये बहुत ही यंग गणराज्य है नेपाल, तो बहुत सारी चीज़ें अभी यहाँ पर शेप ले रही हैं, आकृति ले रही हैं, तो इतनी जल्दी अधीर नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि दलितों को अभी बजाय इसके कि राष्ट्रपति की बात करें, अभी उनको ये सोचना चाहिए कि उनके समाज को वो कैसे मजबूत कर पाएँ, इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर समाज मजबूत होगा
तो ये कोई भी गणराज्य जो होता है, कोई भी संसदीय प्रजातंत्र होता है, वो मजबूत लोगों की कभी अनदेखी नहीं कर सकता है। अच्छा भारती सर, मतलब बहुत बढ़िया सवाल जवाब दिया, जो बहुत अच्छा लगा मेरे को। जो आम आम दलित समुदाय है नेपाल और भारत की, तो कैसे विभेद ज़्यादा हिंदू राष्ट्र है, अब छिमेकी मुल्क भारत और नेपाल हिंदू राष्ट्र है, यूरोपियन कंट्री से और हिंदू राज्य है इधर, इसमें डिफरेंट आप और उधर कंट्री में और आउट ऑफ कंट्री में यूरोप में आप घूम चुका हो, इस कैसे मतलब विभेद ज़्यादा इधर हिंदू मुल्क में और गणराज्य में ज़्यादा होता है, यूरोपियन कम है, ऐसे आता है आंकड़े में बताता है, इसमें क्या है, इसमें क्या देखते हो आप? देखिए, हमारे यहाँ क्या है कि हम चूँकि ज़्यादा धार्मिक लोग हैं, नेपाल और भारत के लोग धार्मिक हैं, और चूँकि यहाँ बड़ी आबादी जो है हिंदुओं की है, तो निश्चित तौर पर जो हमारे नेता हैं, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनकी ज़्यादातर इथोस जो हैं, ज़्यादातर उनकी जो समझ है, ज़्यादातर उनकी सांस्कृतिक परिस्थितियाँ हैं, वो हिंदुओं से आती हैं। और डेमोक्रेसी में एक दौर ऐसा आता है कि वहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। मुझे लगता है कि हमारे देश में अभी वो कन्फ्यूजन का दौर है, जिसमें हम ये नहीं समझ पा रहे कि हमारे संसदीय प्रजातंत्र की जिम्मेदारी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, सबकी सेवा करना है, सबको मजबूत करना है, सबको सशक्त करना है, क्योंकि देश के प्रत्येक नागरिक के सशक्त होने से ही देश सशक्त होगा, राष्ट्र सशक्त होगा। लेकिन कई बार कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को या कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शायद हम अपने धर्म के प्रति अगर जिम्मेदारी ज़्यादा निभाएंगे तो शायद हम देश के प्रति जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसा समझ हो सकता होगा, लेकिन यूरोपियन देशों में ज़्यादातर ये होता है कि वो अपने धार्मिक कामों को राज्यों के काम में, सरकार के कारोबार के बीच में नहीं लाते हैं। तो हालांकि ज़्यादातर वो लोग क्रिश्चियनिटी में यकीन करते हैं, लेकिन वो ये मानते हैं कि सरकार का काम जो है सेकुलर काम है। और हमारे देश में, भारत में भी हमारे देश में भी यही मानना है कि राज्य का जो काम है वो सेकुलर काम है। लेकिन कुछ पार्टीज़ हैं, कुछ लोग हैं, वो अपने राज्य के कारोबार में धर्म का कुछ मिक्सचर करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो कोई बहुत लंबा फिनोमिना नहीं है, वो किसी भी समाज में ऐसी चीज़ें हो ही सकती हैं और देर सवेर लोग समझ जाएंगे, और लोग समझ रहे हैं। तो क्योंकि सरकार का कारोबार तो प्राइमरीली सेकुलर काम है। जी सर, अशोक सर, जो जाति विभेद जो है, तो जाति विभेद को अंत्य करने के लिए तो आपका प्रयास अभी भी है और जारी भी है, और तभी भी कम्युनिटी और लीडर और जाति विभेद के विरुद्ध जो लड़ाई कर रहा है लीडरशिप, तो फिर भी क्या करना चाहिए जाति विभेद के लिए, नीतिगत तरीका, तौर तरीका से और गवर्नमेंट की पॉलिसी से कैसे करके इसको अंत्य करना चाहिए, आप बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि जाति जो है हमारे साउथ एशियन और ख़ासतौर से भारतीय समाज की, नेपाल के समाज की एक ख़ास विशेषता है, और इस जाति की वजह से इन दोनों देशों में काफ़ी नुकसान होते हैं, क्योंकि लोगों के बीच में खिंचाव रहता है, वो गैप रहता है, एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं और एक दूसरे की बातों को कई बार सम्मान भी नहीं देते हैं। सांप्रदायिकता हिंसा भी होती है, जातिगत हिंसा भी होती है। और मुझे लगता है कि जो भी वेल मीनिंग लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो चाहते हैं कि देश तरक्की करे, वो किसी भी जात का हो, किसी भी बिरादरी का हो, वो किसी भी धर्म का हो, उन लोगों का मानना है कि जब तक देश के प्रत्येक नागरिक की तरक्की नहीं होगी, देश के प्रत्येक नागरिक की तरक्की का मतलब है देश के दलितों की भी प्रगति उसमें शामिल है। देशों के दलितों की अगर प्रगति नहीं होगी, देश के आदिवासियों की प्रगति नहीं होगी, तो देश तरक्की नहीं कर सकता है। हमें ये समझना है कि जाति जो है राज्य निर्मित संस्था नहीं है। जाति को राज्य ने नहीं बनाया है, जाति को गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है, जाति को समाज और संस्कृति ने बनाया है। और समाज और संस्कृति की जो चीज़ें होती हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होती है, एक ख़त्म नहीं होती। लेकिन हम कुछ प्रक्रियाएं ऐसी क्रिएट कर सकते हैं जिससे वो तेज़ी से ख़त्म हो। जैसे हम ये कर सकते हैं कि अंतर जातीय विवाह ज़्यादा से ज़्यादा हों। जब दो जातियों में विवाह होंगे या दो से अधिक जातियों में विवाह होंगे, तो एक जाति और दूसरी जाति के बीच में अंतर संबंध बढ़ते हैं, तो दोनों के बीच में कटुता कम होती है। अब जैसे मैं बताऊं, मेरी पत्नी ब्राह्मण है, मैं दलित हूँ, ठीक है, और जब मैंने शादी की थी तो स्वाभाविक है कि मेरे और मेरी पत्नी के परिवार में कटुता थी।
लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अब वो कटुता नहीं है। अब वो मेरे जो दूसरे मेरे जो ससुराल वाले हैं वो बाकी लोगों को भी बताते हैं कि भाई कोई भेदभाव नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ससुराल में कोई विभेद नहीं है। नहीं, आप अभी जो कोई नहीं है, ठीक है। अंतर जाति मैरिज किया सर ने, जो कोई भेद नहीं अभी है। रिस्पेक्ट करता है। हाँ, रेस्पेक्ट करता है। ससुराल ठीक है, में खुले आम जा सकते हैं, आ सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ ये पहला कदम है जिससे जाति खत्म होगी कि इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इंटरकास्ट मैरिज को राज्य को प्रमोट करना चाहिए और पुरस्कृत करना चाहिए। कि जैसे हमारे यहाँ तो पॉलिसी है, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है कि जो भी कोई इंटरकास्ट मैरिज करेगा उसको 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया वो देते हैं, इंटरकास्ट मैरिज को देते हैं वो लोग। ठीक है, तो मुझे लगता है करते हैं। हाँ, पुरस्कृत करते हैं। तो ये जो इंटरकास्ट मैरिज को पुरस्कृत करना है, ऐसे कदमों को उठाया जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली दलित और ब्राह्मण, दलित और वैश्य, दलित और ठाकुर में क्या फ़र्क है? दोनों की एक नाक है, दोनों की 2 आँख होती हैं, दोनों के 2 कान होते हैं, दोनों का ब्लड रेड है। तो फ़र्क कुछ नहीं है। ये हमने किसी इतिहास के काल में हमने जातियाँ बना दी, वर्ण बना दिए। ये ज़रूरी नहीं कि वो सारी की सारी चीज़ें आज के समय में लागू होती हों। तो हमें देखना है कि आज के समय में व्यक्ति की काबिलियत इम्पोर्टेंट है। अगर हम काबिलियत को मानते हैं तो फिर हम जाति को क्यों मानते हैं? अगर हम जाति को मानते हैं तो इसका मतलब है कि हम काबिलियत को नहीं मानते हैं। तो हमारे समाज को ये समझना है कि दुनिया में आज काबिलियत की पूजा होती है। अगर हम जाति की पूजा करते रहेंगे तो पूरी दुनिया हमारी काबिलियत की पूजा कभी करने वाले। दुनिया में कोई जाति की पूजा नहीं करेगा, दुनिया में सब लोग काबिलियत की पूजा करेंगे। इसलिए किसी भी देश को अपने देश के नागरिकों की काबिलियत बढ़ाने की कोशिश करनी। काबिलियत बढ़ाने से भी जाति का ह्रास होगा। भारत की संविधान जो बना हुआ है उसके हाइपोथेटिकल परिकल्पना जो उन्होंने देखा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, वो दलित जी, उन्होंने कहा था जाति नहीं ज्योति पहचानो, थोड़ा सा कहीं लिखा है। तो उसमें ये कहावत सभी में लागू होना चाहिए। बिल्कुल ये बात सही है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने तो एनिलेशन ऑफ कास्ट की बात की, यानी जाति का खात्मे की बात की है, जाति के उच्छेद की बात की है, जाति के तो मुझे लगता है कि और डॉक्टर अम्बेडकर ने ये बात 1936 में कही थी, भारत का संविधान बनाने से पहले की थी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जाति की संस्था के चलते जो भेदभाव होता है, जाति की संस्था के चलते जो अत्याचार होता है, हमारे संविधान ने 1950 में जाति की वजह से छुआछात होती थी उसको ख़त्म कर दिया। अब हमारे संविधान की धारा 17 के तहत इस भारत में कोई भी जातिगत छुआछात नहीं कर सकता। अगर वो जातिगत छुआछूत करेगा उसमें पनिशमेंट कैसा है आपके भारत में? हमारे यहाँ उसके लिए सख्त पनिशमेंट है। हमारे यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट 1989 के तहत ये प्रावधान है कि कोई भी अगर दलित व्यक्ति के साथ भेदभाव करेगा, उसके साथ गाली गलौज करेगा, उसके साथ मारपीट करेगा, उसको जेल सजाए हो जाएगी। वेल वो अलग अलग अपराध के लिए अलग सजा है। लेकिन प्रकृति अगर मान लीजिए आप ये मानिए कि मारपीट के लिए जो आईपीसी इंडियन पेनल कोड में जो सजा है और जो मारपीट के लिए अनुसूचित जाति जनजाति, तो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार कानून के तहत ज़्यादा सख्त सजा है इंडियन पेनल कोड के मुकाबले। इतना ही बात को समझना जरूरी है। अच्छा, और जी सर, आज अंत में हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं भारती सर। तो जाति विभेद के अंत्य करने के लिए सब सरकार और गवर्नमेंट की तरफ से क्या करना चाहिए? और नेपाल और भारत के कई विश्व भी और कई अमेरिकन मुल्क में रंगभेद का भी अभी भी अवशेष है। जाति विभेद, रंगभेद, सभी खाल के भेद अंत्य करने के लिए क्या करना चाहिए भारती सर? मुझे लगता है कि देखिए, एक तो सरकारों को पॉलिटिकल राजनीतिक तौर पर प्रतिबद्धता दिखानी पड़ेगी कि वो जातिगत भेदभाव को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जातिगत अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा, उनको ये देखना पड़ेगा कि वो इस बात को इंश्योर करें कि जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी संस्था में भर्ती होने से या उनके सम्मान को ठेस न पहुंचे। देश की जितनी भी संस्थाएं हैं उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी जिनको कमतर जातीय समझा जाता है, जिनको निम्न जातीय समझा जाता है, जिनको दलित जातीय समझा जाता है,
उनके लिए कोई भी व्यक्ति अगर रास्ता बंद करता है घुसने का, तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान सरकारों को करना चाहिए। और मुझे लगता है कि नेपाल में भी ये प्रावधान है और भारत के कानून में भी ये प्रावधान है। तो ये प्रयास हो रहे हैं और मुझे लगता है कि अमेरिका में अभी कैलिफोर्निया में कानून पारित हुआ है, कनाडा में कानून पारित हुआ है, तो सिएटल में कानून पारित हुआ इसका है। मतलब कई मुल्क में भी अभी भी अब विभेद तो है। जहाँ जहाँ जाति गई है वहाँ वहाँ की सरकारें अब जाति के खिलाफ कानून बना रही हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि सभी सरकारों को मिलकर जाति पर एक समझ बनानी चाहिए और जाति के नाम पर जो भेदभाव, अत्याचार और जो भी बहिष्कार होता है या जो उनको अलग अलग रखा जाता है, तो उस पर रोक लगाने के लिए ग्लोबल कंसेंसस बननी चाहिए। जी हाँ, आपने बहुत टाइम दिया सर। हमने आपसे बहुत बढ़िया बात किया सर। जाति विभेद के विरुद्ध हमने वो जो आपका संदेश है आम नेपाली को, आप क्या बोलना चाहते हैं? आपसे आप क्या बोलना चाहते हैं सर, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जाति के खिलाफ लड़ाई सरकार के खिलाफ लड़ाई नहीं है। सरकार इसमें हमारी सहयोगी है और ये समाज के खिलाफ भी लड़ाई नहीं है। समाज के बहुत सारे प्रगतिशील लोग हैं, उनके साथ हमारी दोस्ती बनाने की ज़रूरत है। और जो जाति के नाम पर भेदभाव करते, अत्याचार करते हैं, उनकी सरकार के साथ लड़ाई है। वो सरकार के कानून के खिलाफ, देश के कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो हम कोशिश करें कि समझाने का काम हम करें और हम अहिंसक तरीके से इन चीज़ों को निपटने की कोशिश करें। शिक्षा के ज़रिए, जागरूकता के ज़रिए, दोस्ती के ज़रिए, प्यार मोहब्बत के ज़रिए इसको हल करने की कोशिश करें। और गौतम बुद्ध, लुम्बिनी में जो भगवान बुद्ध का जन्म तो नेपाल में हुआ। भगवान बुद्ध ने कहा था बैर से कभी बैर नहीं मिट सकता। तो अगर हमको जाति को ख़त्म करना है तो जाति को आगे बढ़ाने से जाति ख़त्म नहीं। जी हाँ, आपके शुक्रिया, धन्यवाद। टाइम, आपको महत्वपूर्ण टाइम दिया हम मीडिया में थोड़ा बोलने के लिए, आपके विचार के लिए आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके सभी साथियों का धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अशोक भारती, अध्यक्ष राष्ट्रिय दलित एवं आदिवासी महासङ्घ भारतका अध्यक्ष, राष्ट्रिय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हामी नेपालको विभेदको निम्ति, जाति विभेदको निम्ति उहाँ नेपालमा पनि भिजिटमा आइराख्नुहुन्छ र उहाँ गेस्ट हो आज हाम्रो आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा बोलिदिनु भयो। अशोक सरले बहुत धेरै धेरै धन्यवाद छ।